3 जनवरी 2026 रात 2 बजे वेनेजुएला की कैपिटल कैराकस में अचानक से लाइट चली जाती है। पूरा शहर अंधेरे में होता है और ठीक उसी वक्त 8 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स वेनेजुएला की एयर स्पेस में एंटर कर चुके थे। मकसद क्या था? वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को कैप्चर करना और एग्जैक्ट 30 मिनट बाद मादुरो अमेरिकन फोर्सेस के गिरफ्त में होते हैं। आज हम समझेंगे ये मिशन पॉसिबल कैसे हुआ, इसके पीछे की प्लानिंग क्या थी और इस मिशन का एक्चुअल मकसद क्या था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ग्लोबल मार्केट्स, ऑयल प्राइसेस और इंडिया पे इसका असर क्या रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये ऑपरेशन एक रात का फैसला नहीं है। अगस्त 2025 में CIA की टीम वेनेजुएला में घुस जाती है सीक्रेटली। उनका काम था मादुरो की मूवमेंट्स को ट्रैक करना। बेसिकली वो रहते कहाँ हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं और उनकी दिन भर की एक्टिविटी को ट्रैक करना। जिसके बाद अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से कई सारे एक्शन होते हैं। 30 से ज़्यादा बोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और रीज़न बताया गया ड्रग ट्रैफिकिंग का। वेनेजुएला के 2 ऑयल टैंकर्स पकड़ लिए जाते हैं। उनके डॉक पे ड्रोन स्ट्राइक भी होती है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात, अमेरिकन डेल्टा फोर्स ने फोर्ट ब्रैग में एक कंपाउंड बनाया, एग्जैक्ट रिक्रिएट वर्जन मादुरो के कंपाउंड जैसा, और वहां पर बार बार प्रैक्टिस रिहर्सल की। ये रिहर्सल और प्रैक्टिस की वीडियो ट्रंप ने खुद देखी। इस लेवल की प्रिपरेशन नॉर्मल नहीं थी। और 2 जनवरी 2026 ट्रंप ने खुद मादुरो को कॉल किया और सरेंडर करने को कहा, लेकिन मादुरो ने मना कर दिया। जिसके बाद रात 10:46 ट्रंप ने इस ऑपरेशन को गो हेड दे दिया। अब देखते हैं ये ऑपरेशन हुआ कैसे। 150 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स एक साथ डिप्लॉय किए जाते हैं अमेरिका के अलग अलग एयरबेस से, जिसमें से B-1 बॉम्बर्स, F-22 रैप्टर फाइटर्स, F-35S और स्टील ड्रोन जैसे खतरनाक और एडवांस टेक्नोलॉजी के ड्रोन शामिल होते हैं। इन सभी ने मिलकर वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया। रडार सिस्टम, एयर बेसेस, कम्युनिकेशन टावर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। सिस्टमेटिकली साइबर अटैक तक किया जाता है, जिसके बाद वेनेजुएला मिलिट्री का कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हो जाता है और वो कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहे थे। आते हैं दूसरे फेज की तरफ, जिसमें हेलीकॉप्टर्स की एंट्री होती है। 16th स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट, नाइट स्टॉकर्स भी कहते हैं इन्हें, ब्लैक हॉक और चिनूक हेलीकॉप्टर लिटरली 100 फीट पानी के ऊपर से उठकर वेनेजुएला में एंटर कर जाते हैं। फुल मूनलाइट होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये रडार सिस्टम में पकड़े नहीं जाते। वेनेजुएला मिलिट्री ने कुछ जगह पर फायरिंग भी की। एक चिनूक हेलीकॉप्टर हिट भी होता है, पायलट के पैर में गोली लगती है, जिसके बावजूद भी वो चॉपर फ्लाई करता रहता है। अब आता है तीसरा फेज, जिसमें डेल्टा फोर्स के 200 से ज़्यादा कमांडोज होते हैं। ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन, बकर अल बगदादी जैसे खतरनाक टेररिस्ट को इन्होंने पकड़ा है। ये लोग एक्सपर्ट्स होते हैं ऐसे ऑपरेशन करने में। ये कमांडोज चॉपर से नीचे कंपाउंड में उतरते हैं। ट्रंप उन्हें बाद में बताते हैं कि मादुरो अपने सेफ रूम की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेल्टा फोर्सेस इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि मादुरो अपने सेफ रूम का दरवाजा तक नहीं बंद कर पाते। जिसके बाद मादुरो और उनकी वाइफ को गिरफ्त में ले लिया जाता है। FBI एजेंट उन्हें अरेस्ट वारंट सर्व करते हैं और ये सब कुछ होता है केवल 30 मिनट में। देखो, किसी भी प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ऑपरेशन पूरा होने के बाद वहां से सही सलामत बाहर निकलना, और इनकी परफेक्शन उसमें भी थी। एग्जैक्ट 3:29 पर चॉपर वापस पानी के ऊपर होता है। USS आइवो जिमा, अमेरिकन नेवी का एक जहाज है, उस पर ट्रांसफर किया जाता है। वहां से न्यूयॉर्क ले जाता है। एक फोटो भी वायरल होती है जिसमें मादुरो एक स्वेट सूट में नजर आते हैं, जो ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की थी। आपके भी दिमाग में होगा आखिरकार ये ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल कैसे रहा। तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। पहली बात, इंटेलिजेंस। 5 महीने कंटिन्यू सैटेलाइट से सर्वेलेंस की जाती है। इंटेलिजेंस सिग्नल्स, ग्राउंड इन्फॉर्मर से वो सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है जो इस ऑपरेशन के लिए चाहिए थी। दूसरी, रिहर्सल, कंपाउंड के रिक्रिएट वर्जन पे बार बार प्रैक्टिस करना। हर एक ऑपरेटर को पता था एग्जैक्टली में करना क्या है। ये उनकी मसल मेमोरी बन गई थी, जिसका एक्चुअल फायदा ऑपरेशन में होता है। तीसरी, टेक्नोलॉजी, थर्मल विजन, नाइट विजन, स्टील ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, साइबर वॉरफेयर, सब कुछ एक साथ होता है। चौथी और सबसे अंतिम, कोऑर्डिनेशन। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, FBI, CIA सब एक साथ अलाइन होके परफेक्शन के साथ काम करते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि जब बिन लादेन ऑपरेशन में स्टील ड्रोन यूज हुए थे तो यहाँ रेगुलर हॉक हेलीकॉप्टर्स की, तो इसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि वेनेजुएला का एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। स्टील ड्रोन की जरूरत कम थी और रेगुलर चॉपर ज्यादा पेलोड ले जा सकते थे। अब बात करते हैं कैजुअलिटीज की तरफ। अमेरिका की तरफ से 0 कैजुअलिटीज होती है, बस 2 लोग इंजर्ड होते हैं, जिसमें से एक चिनूक हेलीकॉप्टर का पायलट होता है। एक हेलीकॉप्टर डैमेज होता है,
लेकिन वो फ्लाई कर सकता था। वेनेजुला गवर्नमेंट का क्लेम है 80 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे, जिसमें से ज़्यादातर प्रेसिडेंटल गार्ड्स होते हैं और 2 सिविलियंस, 32 कुबन्स भी मारे गए। कुबा गवर्नमेंट ने कंफर्म किया ये ज़्यादातर मिलिट्री पर्सनल और इंटेलिजेंट पर्सनल थे, मतलब कुबा डायरेक्टली इन्वॉल्व था वेनेजुला की सिक्योरिटी में। अब देखो इस ऑपरेशन का नतीजा क्या होता है। 5 जनवरी 2026 मादुरो को मैनहट्टन कोर्ट में पेश किया जाता है। चार्जेस थे नार्को टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, कॉन्स्पिरेसी, और उन्होंने नॉट गिल्टी प्लेड किया। वेनेजुला में वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज वहां के एक्शन प्रेसिडेंट बन गए। बात करते हैं इंटरनेशनल रिएक्शन की। चाइना और रूस ने इसे इलीगल एग्रेशन कहा। अमेरिका की कांग्रेस भी डिवाइडेड है और वहां के डेमोक्रेट्स इसे इलीगल वॉर कह रहे हैं। इस मिशन का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या था, तो बात करते हैं ऑफिशियल रीज़न की। ऑफिशियल रीज़न नार्को टेररिज्म है, बट 2022 में न्यूयॉर्क कोर्ट ने मादुरो को इंडिक्ट किया था। चार्जेस थे वेनेजुला से कोकेन अमेरिका आ रहे हैं, पर इसका एक्चुअल रीज़न कुछ और है। बात करते हैं वेनेजुला की। वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है। ओपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचोडो, इन्होंने ट्रम्प से प्रॉमिस किया था अगर वो पावर में आती हैं तो अमेरिकन कंपनीज को ऑयल एक्सेस देंगी। और दूसरा कारण बनता है रीजनल कंट्रोल का। 1823 में मोरन डॉक्ट्रिन डिक्लेयर हुआ था, उसमें कहा गया था वेस्टर्न हेमिस्फीयर अमेरिका का स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। ये उसी डॉक्ट्रिन का मॉडर्न वर्जन है। अब इस सेक्शन से कुछ लीगल क्वेश्चन खड़े होते हैं। क्या ये मिशन वॉर पावर रेजोल्यूशन है या नहीं, यूएन चार्टर के हिसाब से ये वायलेशन था या नहीं, और तीसरा सबसे बड़ा सवाल इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से क्या ये जस्टिफाइड है। ये सारे सवाल अभी कोर्ट्स में चल रहे हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एंगल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। 3 जनवरी को जब ये न्यूज़ ब्रेक होती है, ग्लोबल क्रूड ऑयल का प्राइस $78 से लेकर $82 पर बैरल तक पहुंच जाता है। लोगों को लगा वेनेजुला का ऑयल प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन सिर्फ 48 घंटे के अंदर रियलिटी समझ आती है। वेनेजुला का ऑयल प्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत कम था, 7 लाख बैरल दिन का। सैंक्शन की वजह से इनका ग्लोबल मार्केट में कंट्रीब्यूशन बहुत मिनिमम था। और फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने सिग्नल दिया, रिजीम चेंज का मतलब है वेनेजुला ऑयल फिर से मार्केट में आएंगे, अमेरिकन कंपनी को एक्सेस मिलेगा, जिसके बाद ये प्राइजेस नॉर्मल हो जाते हैं। इस पे स्टॉक मार्केट का रिएक्शन देखते हैं। S&P 500 में इनिशियली 1.2% का ड्रॉप आया जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से। डिफेंस स्टॉक 3 से 4% तक जंप कर जाते हैं। चाइना का संघाई कंपोजिट 2% तक गिर गया। सेंसेक्स और निफ्टी में 6 जनवरी को 0.8% का करेक्शन रहता है, जो कि 10 जनवरी को कवर हो जाता है, क्योंकि इंडिया डायरेक्टली वेनेजुला से ज़्यादा ट्रेड नहीं करता था। इंडिया का डिप्लोमेटिक स्टैंड, इंडिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, वे बिलीव इन सोवरेनिटी एंड इंटरनेशनल लॉ। तो फाइनल बात, 3 जनवरी 2026 ने रूल्स चेंज कर दिए। मादुरो अभी न्यूयॉर्क में ट्रायल फेस कर रहे हैं। कैरेबियन में अमेरिकन मिलिट्री की प्रेजेंस ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या लगता है आपको, ये लाइन क्रॉस हुई है या जस्टिफाइड एक्शन था? इसका इम्पैक्ट इंडिया पे नेगेटिव है या पॉजिटिव? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और ये कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगता है तो इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।